Hello viewers, welcome to ICSE Board Class 10 Physics episode 1.4. In the previous episode we have seen equilibrium of bodies and principle of moments. In this episode we are going to talk about center of gravity, center of mass and uniform circular motion. Center of gravity क्या है? Center of mass क्या है? तो center of gravity तो किसके लिए होगा? ऑब्जेक्ट के लिए होगा. ऑब्जेक्ट कैसा लिया हमने? सॉलिड ऑब्जेक्ट लिया. सॉलिड ऑब्जेक्ट जब हम लेते हैं तो ऑब्जेक्ट किससे बना होता है? पार्टिकल से बना होता है. हर एक पार्टिकल्स का खुद का एक मास होता है और उस पार्टिकल्स का वेट होता है. तो मान लो कि देयर आर 100 पार्टिकल्स और 100 पार्टिकल्स का वेट W है, तो टोटल वेट कितना होगा? W मल्टीप्लाई बाय 100. तो यानी कि ये वेट किसका आया? पूरे ऑब्जेक्ट का आया. समझ में आया मैं क्या बताया? See once again, which object you are selecting? You are selecting a solid object. In a solid object, what are there? There are particles. And these particles are nothing but what? They are having the mass with the weight W. Suppose if there are 100 particles, then the weight of all the particles will be 100 times W. And what is this 100 times W? 100 times W is nothing but the weight of the whole object. तो फिर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं पे भी तो होगा विद इन द बॉडी, क्योंकि वहीं से तो वेट उसके ऊपर एक्ट कर रहा है. समझ में आया? लेट अस सी द थियरी पार्ट. द सॉलिड ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ मास, द रिलेटिव पोजिशंस विथ रिस्पेक्ट टू वन अनदर रिमेन फिक्स्ड. यानी कि उसका जो पोजिशन है इस पार्टिकल्स का और मास का जो पोजिशन है वो तो फिक्स रहने वाला है. Let there be an object consisting of a large number of small particles with the weight W grams. That means each small particle is weighing W grams. The weight of each particle of a body acts vertically downwards. Thus an object AB is acted by a large number of parallel forces. सभी पार्टिकल्स का वेट कहाँ पर एक्ट करने वाला है? वर्टिकली डाउनवर्ड्स. यानी कि वो कैसे फोर्सेस हो जाएंगे? पैरेलल फोर्सेस. सभी पैरेलल फोर्सेस इक्वल टू व्हाट? विथ इक्वल टू W. इफ द नंबर ऑफ दिस फोर्सेस बी n, देन द रिजल्टेंट वेट कैपिटल W of all these forces will be equal to their sum. That is capital W is equal to small w plus W plus W plus dash 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 plus W. How many times? N times. So capital W is equal to n multiplied by W. So we have already learned that the point at which this resultant capital W acts must be somewhere within the object. This point, यानी कि ये point है जहाँ पर resultant W where all the parallel forces act vertically downward, किसकी वजह से? Due to the force of gravity is called center of gravity of the body. Thus in the figure C is considered to be the center of gravity. Thus the center of gravity is a point. वो क्या है? वो center of gravity एक point है within the body जहाँ पर whole weight of the body is supposed to act. However, चलो मान लो if we consider the mass of body is concentrated at the point, अगर वो mass of the body है, अगर उसने उस point के ऊपर concentrate कर दिया जहाँ पर होल बॉडी का वेट एक्ट करता है, तो उस पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ मास. समझ में आया? सो दिस इज अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास. तो फिर हम कोई भी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे पता करेंगे? ऑब्जेक्ट्स तो कई प्रकार के होते हैं, रेगुलर ऑब्जेक्ट्स एंड इरेगुलर ऑब्जेक्ट्स. अगर रेगुलर ऑब्जेक्ट्स है तो फिर उसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा तो वो बन जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी. एज फॉर एग्जाम्पल इन पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम. तो इन सभी का डायगोनल्स जहाँ पर इंटरसेक्ट होगा तो वो बन जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ट्राइंगल्स के अंदर अगर मीडियन उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनाता है तो वो हो जाएगा. इफ द मीडियन इज शोइंग एन इंटरसेक्टिंग पॉइंट देन दैट पॉइंट इज कंसिडर्ड टू बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. अगर सिलेंडर का है तो सिलेंडर के लिए उसका प्रिंसिपल एक्सिस या तो फिर सेंटर ऑफ एक्सिस जो होगा वो उसका सिलेंडर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनेगा. इफ इट इज अ सर्कुलर और अ स्फीयर देन उसका ज्योमेट्रिक सेंटर इज अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी. लेकिन इरेगुलर ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या करोगे? तो इरेगुलर बॉडीज के लिए तो क्या करो? चलो एक एग्जांपल लेते हैं या तो फिर एक्सपेरिमेंट करो. एक कार्डबोर्ड लो, उसको इरेगुलर शेप में काट दो, उसके जो एजिस है
तो करीबन 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर के आसपास में उसके पॉइंट्स बना दो, मार्किंग पॉइंट्स बना दो। इस मार्किंग पॉइंट्स के ऊपर आप होल कर दो करीबन 4 से 5। सो मेक अ होल विद द हेल्प ऑफ नेल और अ पॉइंटर। और एक होल, एक पॉइंटर, एक नेल को आप अगर दीवार में लगा दो, फिर वहाँ पर उसको हैंग करो। हैंग करने के बाद टाई अ प्लम्बम और अ थ्रेड विथ अ हैवी ऑब्जेक्ट एट द एंड एंड लेट इट रेस्ट। जब वो थ्रेड उस ऑब्जेक्ट के ऊपर है तो वो रेस्ट करती है। देन ड्रॉ अ लाइन ऑन द इरेगुलर कार्डबोर्ड पॉइंट ए से। फिर पॉइंट ए हो जाने के बाद पॉइंट बी ले लो, सेम थिंग, थ्रेड को वहीं पे रखना है एंड यू ड्रॉ इट। देन गो फॉर पॉइंट सी, पॉइंट डी लाइकवाइज एंड चेक आउट द इंटरसेक्टिंग पॉइंट। सभी का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, सभी लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, उसके ऊपर मार्क करो एंड राइट डाउन सी। दैट सी विल बी द इंटरसेक्टिंग पॉइंट वेयर it is considered to be the center of gravity of a irregular shaped object or कार्डबोर्ड। बराबर। तो इस तरह से हम उसका इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट्स का या तो फिर बॉडी का हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड कर सकते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी आउटसाइड द बॉडी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी आउटसाइड द बॉडी यानी कि अब तक हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ देखा, इनसाइड। ये क्या है, आउटसाइड द बॉडी। एग्जाम्पल क्या आएगा, बूमरैंग, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल्स। बराबर। तो आपको ये याद रखना है, ये 1 मार्क क्वेश्चन में आता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी आउटसाइड द बॉडी, आंसर आएगा बूमरैंग। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये हमारा दूसरा टॉपिक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या? पहले तो सर्कुलर मोशन का मतलब क्या, द ऑब्जेक्ट विच इज रोटेटिंग इन अ सर्कुलर पाथ फ्रॉम पॉइंट ए टू बी टू पॉइंट सी एंड फ्रॉम पॉइंट सी टू बैक टू पॉइंट ए इज कंसिडर्ड टू बी अ सर्कुलर मोशन। अगर मान लो कि अगर सर्कुलर पाथ के अंदर ये सब पॉइंट्स है ए बी सी डी एंड ई और वापिस ए, सो दैट मीन्स इफ दिस इज इन अ सर्कुलर मोशन, तो पॉइंट्स मैंने ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया, डी ले लिया, ई ले लिया और इसे फिर वापस ए में जाता है। देन द टाइम विच रिक्वायर्स टू कवर अ डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई एंड ई टू ए in a circular path is the same, then it is considered to be a uniform circular motion। बराबर। तो यहाँ पे देखो, consider a stone of mass m tied to a string of radius r whirled around the point O at a constant speed in the horizontal plane in a clockwise direction. When the stone is at point A, then the motion is directed towards the north, and when the stone reaches point B, then its motion is directed towards east along the tangent drawn from the circumference of the circular path at point B। तो आप फिगर में देखो, ए में नॉर्थ, बी में ईस्ट, अगर सी पॉइंट होता तो साउथ, डी पॉइंट होता तो वेस्ट। यानी कि उसका मतलब क्या हुआ कि डायरेक्शन चेंज होता रहता है। इन अ सर्कुलर पाथ or a circular motion, direction is changed. From the above two positions, it is clear when the stone is moving along the circular path, the direction of motion with respect to time is not same. In fact, the direction changes from point A to point B, or you can say direction changes from point to point. Thus, we can say that the stone may be moving with a uniform speed but not with a uniform velocity, because velocity is a vector quantity where magnitude and direction plays an important role। magnitude तो पता चल गया, लेकिन डायरेक्शन देखो चेंज होता रहता है। यूनिफॉर्म स्पीड में सिर्फ स्पीड ही देखना है, तो स्पीड तो सेम है। सो इन अ सर्कुलर मोशन द यूनिफॉर्म स्पीड इज maintained but not the uniform velocity। Why? Because the direction keeps on changing the direction, it is moving with a variable velocity along the circular path। as the stone is moving with a variable velocity, अगर ये stone जो variable velocity से move हो रही है, therefore it must be an accelerated motion। समझ में आया? क्योंकि variable velocity है और वेरिएबल वेलोसिटी से अगर स्टोन मूव हो रहा है तो फिर ये क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन मोशन। ट्राई टू रिमेंबर योर 9th स्टैंडर्ड, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, वेर वी इज फाइनल वेलोसिटी and u is initial velocity। so a means acceleration means what, change in velocity upon time taken। so that's why this type of motion, variable velocity, is considered to be what, accelerated motion। definition, the motion of the body around a circular path with a uniform speed, but the variable velocity such that it is acted upon the uniform acceleration is called circular motion।
Let us see the difference between uniform linear motion and uniform circular motion. The speed of the body is constant quantity. The speed of the body is a constant quantity. That means both of them here is same. The velocity of the body is constant quantity. The velocity of the body is variable quantity. So here speed is remain constant, but here velocity is same, but in circular motion velocity is different. Acceleration of the body is 0. Here acceleration is act on the body. Here no external force is required. Here external force is required to change the direction. So this is about the uniform linear motion and uniform circular motion. I hope you understood the whole topics related to the uniform circular motion as well as center of gravity and center of mass. If you have any doubts, please let me know. Thanks very much guys, and thanks for your patience. I'll see you in the next episode.